Hello dear friend, I am Lokesh in association with Team Kanun Sikho. Today's topic of discussion is a form of the constitution, especially in federal form of the constitution. फर्स्टली हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फॉर्म होने के लिए क्या इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। फर्स्टली फेडरल फॉर्म एंड फेडरल कैरेक्टर को जानने के लिए सबसे पहले यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में को फेडरल फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है, क्योंकि वहाँ डुअल पॉलिटी एंड द डुअल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है। इसलिए वहाँ स्टेट गवर्नमेंट एंड फेडरल सेंट्रल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट अलग अलग होते हैं। यह एक बेसिक क्राइटेरिया है फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि नाइदर सबऑर्डिनेट टू ईच अदर, यानी कि फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में सेंटर और स्टेट दोनों में कोई सबऑर्डिनेट नहीं होता है विजा विज, एंड कोऑर्डिनेट एंड इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, यानी कि दोनों गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे को। केसी बियर का कहना है कि दी अरेंजमेंट विल रिप्रेजेंट द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वन इज रीजनल गवर्नमेंट एंड अनदर इज ए जनरल गवर्नमेंट। इसके लिए इंडिपेंडेंट एंड द कोऑर्डिनेट टू ईच अदर। सबसे पहले देखेंगे कि इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, और फेडरल फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है। इसमें सबसे पहला आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दूसरा आता है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड थर्डली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थली रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और फिफ्थली ऑथोरिटी ऑफ द कोर्ट। फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज ए एसेंशियल फीचर ऑफ द फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज टू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, वर्क इंडिपेंडेंटली एंड कोऑर्डिनेट टू ईच अदर। इंडिया में 7th शेड्यूल में यूनियन, स्टेट एंड कंक्रीट लिस्ट दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग यूनियन एंड स्टेट लॉ बना सकते हैं और कंक्रीट लिस्ट पे दोनों लॉ बना सकते हैं। एंड अगर पब्लिक इम्पोर्टेंस का विषय हो, पब्लिक इम्पोर्टेंस की बात हो, तो यह प्रिवेल कर जाता है सेंट्रल का लॉ, यानी कि यूनियन का लॉ। कंक्रीट लिस्ट दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग यूनियन एंड स्टेट लॉ बना सकते हैं और कंक्रीट लिस्ट पे दोनों लॉ बना सकते हैं। एंड अगर पब्लिक इम्पोर्टेंस का विषय हो, पब्लिक इम्पोर्टेंस की बात हो, तो यह प्रिवेल कर जाता है सेंट्रल का लॉ, यानी कि यूनियन का लॉ। दूसरा आता है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बाइंडिंग होता है। यहाँ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टेट और फेडरल दोनों वर्क करेंगे अकॉर्डिंग टू पावर एंड फंक्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिमिटेशंस आल्सो डिस्क्राइब इन इट। एंड या कोई भी गवर्नमेंट, या तो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट किसी भी के भी पावर को ओवरराइड करने के लिए एबल नहीं होता है, या कोई भी गवर्नमेंट किसी भी पावर को इनक्रोच नहीं कर सकता है। यह होता है फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का एक फीचर। दूसरा है कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा अगर फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट को फेडरेशन के अकॉर्डिंग वर्क करना है, तो वह अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से इम्पॉसिबल होता है। इसलिए रिटेन फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ क्लियरली सेंटर और स्टेट के पावर को डीमार्केट किया जाता है, और इससे ना मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और ना ही डिसएग्रीमेंट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट होगा। और दूसरा होता है रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिडिटी का सिंपली मीनिंग होता है पावर ऑफ द अमेंडमेंट, यानी कि अमेंडमेंट के जरिए ही दोनों के पावर को रेगुलेट किया जाएगा। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 है, वहाँ सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट का पावर दिया गया है, साथ ही स्पेशल मेजोरिटी 2/3 और रेटिफिकेशन के द्वारा अमेंडमेंट का पावर दिया गया है। और फिफ्थ आता ऑथोरिटी ऑफ द कोर्ट।
ऑथोरिटी ऑफ द कोर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है और दोनों को पावर एंड द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट ओवरराइड नहीं कर सकता है किसी के पावर को, लेकिन अगर कर देता है तो वह फाइनल अथॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रेटर कौन होगा, वहाँ का अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट होगा और उसका डिसीजन फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। ऐसा माना जाता है कि इंडिया का जो फेडरेशन है, इंडिया का फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है या यूनिटरी बाइस्ड है या यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। ऐसा क्यों, या सेमी फेडरल माना जाता है, ऐसा क्यों, इसके लिए हम लोग देखेंगे। फर्स्टली ऐसा इसलिए बोला जाता है कि राज्यसभा के पास यह पावर है कि राज्यसभा यदि एक रेगुलेशन पास कर दे जो 2/3 से होना चाहिए और प्रेजेंट एंड वोटिंग 2/3 जो मेंबर होना चाहिए 2/3 होना चाहिए और प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट मैटर सब्जेक्ट लिस्ट में दिए गए सब्जेक्ट मैटर पे पार्लियामेंट एम्पावर हो जाएंगे लॉ बनाने के लिए, और यह नेशनल इम्पोर्टेंस के को एक सब्जेक्ट घोषित कर दिया जाएगा, और लेकिन यह 1 वर्ष से अधिक तक लॉ लागू नहीं होगा। दूसरा कि इमरजेंसी के सिचुएशन में, इमरजेंसी जब प्रोक्लेम्ड होता है इंडिया में या उसके किसी भी पार्ट में, तो पार्लियामेंट सब्जेक्ट लिस्ट स्टेट के सब्जेक्ट मैटर पे भी लॉ बना सकता है। तीसरा कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द यूनियन होता है और प्रेसिडेंट यदि सेटिस्फाइड होता है कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के दिए गए प्रोविज़न के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है, तो वह वहाँ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल और पिक्यूनियरी कंडीशन ख़राब होने में या फाइनेंशियल स्टेटस यदि किसी कंपनी किसी स्टेट का और किसी पार्ट का ख़राब हो जाता है, तो वहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत लागू कर सकता है यदि प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हो तब। दूसरा आता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर, और गवर्नर उनके प्लेजर पे वर्क करते हैं और वह एंसरेबल होते हैं इनके वर्क को और इनके जवाब को देने के लिए। और दूसरा आता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह सिंगल सिटीजनशिप विथ डुअल पॉलिटी वर्क करता है, इसलिए यहाँ फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इमरजेंसी के सिचुएशन में हो जाता है, इसलिए यहाँ क्वासी फेडरल एंड सेमी फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। थैंक यू।